हेलो दोस्तों। तो यार एक बार फिर अपन लोग आ गए ओले बोर्ड के सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, मतलब जो भी अच्छे क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन अपन कराएंगे। तो इसमें क्या बोला है कि एक मिक्सचर है कोकोनट ऑयल और आलमंड ऑयल का, जिसमें कंटेनर ए में 56% कोकोनट ऑयल है और बाकी का आलमंड ऑयल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन अनदर कंटेनर मिक्सचर है 40% कोकोनट ऑयल। ठीक है, एक मिक्सचर में मान लेता हूँ एक मिक्सचर मान लेता हूँ बी। इसमें 56% कोकोनट ऑयल है, ये आलमंड ऑयल, ये कोकोनट, ये आलमंड ऑयल। ठीक है, यहाँ 56% है, तो ये कितना होगा? ये 44% होगा। यहाँ पे 40% है, तो ये कितना होगा? 60% होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम सेकंड कंटेनर, मतलब बी में से कितना ऐड करें टू 480 ml ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर, मतलब पहले कंटेनर के 480 ml। तो हमें बोला है कि इसका 480 ml, ये है अपना 480 ml। तो इसका 480 ml का मतलब 56% कितना हुआ? मतलब कोकोनट ऑयल कितना हुआ पहले वाले में? 480 ml का 56% यानी कि 480। 56 इंटू 48/10। ठीक है, इसको देख लेंगे बाद में। हमें बोला है कि 48% टोटल हो जाए। ठीक है, 48% टोटल हो जाए। एक काम करते हैं ना, ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 480 ml। मान लो कि बी में 480 ml है। ठीक है, बी है 480 ml, अपना ऑप्शन से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कोकोनट ऑयल क्या होगा? 2/5 ऑफ 480 ml। तो कितना हुआ? मतलब 40% हुआ ना, 40% है ना भाई, ये 40%। तो ये कितना होगा? 9559 जा, और ये 96, यानी 192 मिलीलीटर कोकोनट ऑयल है। इसको अगर हम इसमें ऐड करें तो ओवरऑल 48% आना चाहिए। 48% किसका ओवरऑल आएगा? यहाँ 480 है, यहाँ भी 480 है, क्योंकि हमने ऑप्शन से लिया है। तो 960 का 48% ये कितना होता है? 96 इंटू 48/10, विच इज इक्वल टू 768, और 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 384, 806, 460.8। मतलब हमें कंटेनर बी में से अगर हम 192 ml ऐड करें कंटेनर ए में, तो 460.8 आ रहा है क्या? चेक कर लेते हैं भाई। 46 इंटू 48 कितना होता है? 8 4 जा 5, और ये क्या? 8 5 जा 4, 48, और 56 4 जा कितना होता है? 224। ठीक है, तो 8 8 6 268.8। तो 268.8 में अगर हम 192.0 ऐड करें तो क्या 460.8 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 460.8 आ रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन मैच हो चुका है, यानी कि यही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन दिमाग जो है आपका, दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा कि क्या कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, वो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो बेस्ट वे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन जाओगे, इजी पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन दिमाग जो है वो चलेगा। ठीक है, दिमाग ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और आप समझ गए होंगे कि वो ऑप्शन से ही करना है हमें। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैंने इसलिए लिया है, मैं आपको बताता हूँ। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। अबे यार, इतना गंदा सर्कल बना है, कोई नहीं, इग्नोर करो इसको। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, ये एसी और बीसी दो कॉर्ड है। एसी और बीसी दो कॉर्ड है। मान लेते हैं ये ए, ये है बी, और ये हो गया, यही पॉइंट होगा सी। ए सी बी सी दो कॉर्ड होगी। ठीक है, बस दैट एंगल ए सी बी वाला एंगल 108 डिग्री गिवन है। ठीक है, एंगल पूछा है ओ ए बी। ओ ए बी पूछा है। अब क्या है, ये क्वेश्चन इससे लिया है ताकि सिली ना हो। कई लोग क्या करेंगे, ये करेंगे 72। ये 72 हो जाएगा भाई। ए बी सी डी, ये वाला जो है, अगर मान लो इस पॉइंट को मैं डी मान लूं, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये 108 है, तो ये 72 हो जाएगा। ठीक है, ये 72 होगा, तो फिर ये बीच वाला क्या होगा भैया? सर सरकमफ्रेंस पे अगर 72 है, तो मिडिल में क्या बनेगा? 144 बनेगा। कई लोग जल्दबाजी में 144 मार्क कर देंगे, ये नहीं देखेंगे कि एंगल ए ओ बी नहीं पूछा है, एंगल ओ ए बी पूछा है भाई। ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। तो ये एक्चुअली में ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, क्योंकि भाई ओ बी और ओ ए रेडियस है। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल सेम है। तो 2 थीटा + 144 कितना होगा? 180 के बराबर। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 18 डिग्री। तो जल्दबाजी में 144 मत मार्क कर देना, ये सिली
आपकी हो सकती है, जो कि कई लोगों की हुई भी होगी, मेरे को ऐसा लगता है कई लोगों ने की होगी। बताएंगे नहीं वो लोग, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन वाला ठीक क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि आप देखोगे 28, 32, फिर 34, +2, फिर +2, फिर +4, फिर +0, फिर +6, फिर -2। तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये कैसा पैटर्न है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 28 है, ये 34 है, ये 40 है, ये 46 है। यानी कि +6 का डिफरेंस है। और यहां से यहां ऑल्टरनेट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ +4, यहाँ +4। यानी कि अब पैटर्न समझ में आ गया कि हमें दो सीरीज कंसिडर करनी होगी। एक सीरीज ये है 28, 34, 40, 46, ठीक है। दूसरी सीरीज होगी 32, 36, 40, 44। और ऐसे ऐसे, ठीक है। हमें इन दोनों के सम निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों के सम निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकलेगा? तो सबसे पहली बात तो हम पहली वाली सीरीज का एन निकालेंगे, विच इज 28 प्लस। अब टोटल 40 टर्म्स हैं, तो इसमें कितनी होगी? इसमें भी 20 होगी, इसमें भी 20 होगी। तो 28 प्लस n-1 विच इज 19 इंटू डी विच इज 6। तो 114 प्लस 28 कितना होगा? 142। तो इसका एसएन कितना आएगा? n/2 विच इज 20/2 इंटू a प्लस एल विच इज 28 प्लस 142। तो ये कितना होगा हमारे पास? 170 इंटू 10, 1700, ठीक है। तो ये वाला एसएन हमारे पास आ गया 1700। अब हम इसका निकालेंगे। तो इसका एन क्या होगा? 32 प्लस n-1 यानी कि वही 19 इंटू डिफरेंस क्या है? 4 है। तो 76 प्लस 32 कितना होता है? 108। तो इसका एसएन क्या होगा? 10 इंटू 32 प्लस 108 विच इज इक्वल टू कितना होगा ये? 1400। तो इसका एसएन क्या आ रहा है? 1400। तो टोटल क्या आएगा? टोटल आएगा 1700। 1700 प्लस 1400 का सम विच इज इक्वल टू 31। तो क्वेश्चन ज्यादा कुछ था नहीं, बस मुद्दा ये था कि आपको पैटर्न कैसे समझना है, ऑल्टरनेट पैटर्न समझना है। कभी कभी डबल ऑल्टरनेट भी हो सकता है, तो उसमें 3 सीरीज भी बन सकती है, ठीक है। ये काफी इजी क्वेश्चन है। 18th वाला, बस मैं प्रोबेबिलिटी है इसलिए ले लेता हूँ, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड है, ठीक है। एक कार्ड को ही अगर ये दो कार्ड होते, टू कार्ड्स होते, और इसमें कोई कॉमन हो जाता तो अच्छा क्वेश्चन होता। खैर ये तो इजी क्वेश्चन है, उसको छोड़ो अभी। तो एक कार्ड को ड्रॉ किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड आइदर हैज अ फेस कार्ड? फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 12। और रेड एस। तो रेड एस कितने होंगे? 2। ये दोनों इंटरसेक्ट तो कहीं कर नहीं रहे। क्वेश्चन तब अच्छा बनता जब दो कार्ड ड्रॉ होते, टू कार्ड्स ड्रॉ होते, और इसमें इंटरसेक्शन भी होता कहीं, तो क्वेश्चन अच्छा होता। अभी तो एक ही कार्ड ड्रॉ हुआ है, इंटरसेक्शन भी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर इसका 14/52 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/7, 2/26, 7/26। ये तो डायरेक्ट था, पर प्रोबेबिलिटी क्योंकि कई लोगों को नहीं आती समझ में, तो ले लेता हूं मैं, ठीक है। आइदर और वाला केस था, तो कोई खास बात नहीं इसमें। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन है। शॉपकीपर हैज 4 काइंड ऑफ राइस, 92, 115, 138 और 69 kg ऑफ टाइप डी। He wants to store into minimum number of containers of equal size without mixing. Find the size of the container. Minimum number of containers है, लेकिन equal size के होने चाहिए without mixing। तो सबसे पहली बात तो इन सबका HCF क्या है? वो है 23। भैया, मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स तो मिनिमम होने चाहिए, लेकिन साइज इक्वल कैसे होगी? साइज इक्वल होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा, तभी साइज इक्वल होगी। तो इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 92, 115, 138 और 69 का 23, 23। तो HCF इन सबका 23 हो गया। और मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स निकालने का तरीका होता है कि हम इस 92 में से इसको 23 को डिवाइड करें, फिर 115/23 करें, प्लस 138/23, प्लस 69/23। ये अगर नहीं आता है तो अभी रट लो, ठीक है। इस क्वेश्चन का लॉजिक कभी नहीं समझा पाऊंगा, अभी टाइम भी नहीं है इतना। तो ये सीधा सीधा इसका 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर कैसे निकालते हैं वो आप देख सकते हो कि इसमें से HCF को डिवाइड करना होता है। बस सारी वैल्यूज में से HCF को डिवाइड करना है और ऐड कर देना है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स निकल जाएंगे। लॉजिक कभी बाद में देखिए, या फिर किसी टीचर की वीडियो देख लेना। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको समझना ये है कि जैसे आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 53/400, ठीक है। ये है मतलब तेरा 1/4%, यानी कि 53/400 लिख सकते हैं ना इसको। तो मान लो मैं सीपी मान लेता हूँ 400x, ठीक है। मैंने सीपी मान ली यहीं से 400x। तो एसपी कितना होगा? 453x। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई
सीपी अगर 400 हुआ तो 53 के प्रॉफिट में बेचा, यही तो होता है इसका मतलब। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज हम लिखते हैं तो नीचे सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है। तो 400 अगर सीपी हुआ तो 53 का प्रॉफिट हुआ उसको, तो एसपी कितना हुआ? 453x। ठीक है। हमें बोला कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 76.70 मोल, यानी कि 453x की बजाय इसको 453x प्लस 76.70 रुपीज में बेचा होता, तो फिर जनाब एसपी क्या होता? मतलब प्रॉफिट तो ये होता, ठीक है। तो 400x पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपकी बार? 400x इंटू 81/500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी एसपी आ जाएगी, ये हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक है। सीपी प्लस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू एसपी। तो इसको इसके इक्वेट कर देंगे, 400x प्लस 324x/5, इसके इक्वेट कर दिया। तो अब ये कितना आएगा? इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 5×3 = 15, 6 और 2 2265x प्लस 76.70 इंटू 5 की वैल्यू क्या है? 2000x प्लस 324x, यानी कि 2324x हुआ ये, और ये हुआ 2265x। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 76.75 इंटू 5 आएगा, ठीक है। तो 2324 में से अगर 2265 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14×5 = 9 और 11×6 = 5, तो 59x की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस का होगा तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। -59x इक्वल टू माइनस का 76.7, तो इसको 76.7 इंटू कितना हुआ ये? 5, 5 तो था ही ना, ठीक है। तो अगर आप अब देखोगे तो ये 59 का मल्टीपल ही है शायद, 59 वन जा 59 और 177 थ्री जा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये? 5 2 तो आ रहा है 13/2। और हमारा वैसे क्या था सीपी? ये तो आ रही है एक्स की वैल्यू, हमारा सीपी क्या था? 400x, तो विच इज इक्वल टू 4 × 13/2 × 100। तो हमारा सीपी एक्चुअली में कितना हुआ? 2600 रुपये। 2600 रुपये, लेकिन हमसे पूछा क्या है? 50% ऑफ द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो 2600 का 50% क्या होगा? 1300। तो डायरेक्ट 13 के मल्टीपल से भी कई लोगों ने किया होगा इसको, वो भी कर सकते हैं। पर मैं तो कहता हूँ कि टाइम है तो फिर पूरा आंसर निकाल ही लो ताकि सेटिस्फेक्शन रहे, ठीक है। एवरेज का क्वेश्चन हमेशा ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला है कि x1 से लेकर x24 है, लेकिन उसमें 3 बॉयज का वेट गिवन है और उनको रिप्लेस किया। तो x1 से लेकर x21 प्लस 48 प्लस 64 प्लस 56 बटे 24 का मैंने माना एवरेज n, उनको रिप्लेस कर दिया 3 नए बंदों से। तो x1 से लेकर x21 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 24 पूरे। तो एवरेज कितने से इंक्रीज हुआ? 3/2 से। एवरेज हुआ 3/2 से इंक्रीज। हमें x1 से लेकर x21 पता है, विच इज इक्वल टू 24n माइनस का 48 प्लस 64 प्लस 56 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 18 और 6 5 11 15 168 आएगा, ठीक है। 168 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 को हम बड़ा y लिख देते हैं, ठीक है। ये हमें निकालना है, बराबर 24n प्लस 36। 24n से 24n गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? बड़ा y की वैल्यू 168 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 204 kg। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ना तो डेविएशन लगाया ना एलिगेशन लगाया, क्वेश्चन खत्म हो गया आराम से, बिना किसी नाटक के। अब ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों को ना आए। पहली बात तो ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये है ए, ये है बी, ये है सी। सी पे 90 डिग्री है। एपी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, एपी, यानी कि ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, कोई दिक्कत। एंगल एपीबी जो है, एंगल ए पी बी 118 गिवन है, ये कितना होगा? ये 62 होगा। तो थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा हमारे पास 28। तो 2 थीटा कितना होगा? 56। यानी कि एंगल ए कितना होगा? 56। एंगल सी कितना है? 90। तो एंगल बी कितना होगा? 34। एज सिंपल एज दैट। इन केस किसी को नहीं आया तो बता दिया, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है रीजनिंग। इस बार रीजनिंग थोड़ी अच्छी थी, ठीक है, थोड़ी बेटर थी। मतलब अच्छी इन द सेंस कि ठीक थी, ऐसी कोई बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन ठीक है। हमें गिवन है कि यार पॉइंट ए 6 मीटर वेस्ट टू द पॉइंट वाई। ओके सर, ये है पॉइंट वाई, तो पॉइंट ए कहाँ होगा? 6 मीटर वेस्ट।
ये वाली लेंथ क्या है? 6 मीटर। पॉइंट जी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, हमें पता नहीं पॉइंट एच क्या है। पॉइंट एच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर, हमें पॉइंट आर भी नहीं पता। पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड वाई। अच्छा जी, तो पॉइंट आर है ये, यानी कि ये वाली लेंथ 3 मीटर है, ये वाली लेंथ भी 3 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट एच इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट आर। पॉइंट एच जो है वो ये कितना है? ये 3 मीटर है पॉइंट आर और वाई। तो पॉइंट एच जो है वो यहाँ है, और इसके बीच के डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। क्योंकि भाई ओवरऑल डिस्टेंस 9 मीटर है ना, 3 मीटर यहाँ कवर हो गया, तो ये कितना होगा? ये 6 होगा। अब पॉइंट जी इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट जी है हमारा 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट आई इज 1 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। पॉइंट एक्स इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट। ओके, अब हमें मिल गई है पॉइंट एक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये है 5 मीटर। तो पॉइंट आई इज 1 मीटर ईस्ट। पॉइंट आई ये है 1 मीटर ईस्ट। पॉइंट आई यहाँ हो गया। अब हमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर 13 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर? आई एंड वाई। आई ये है, वाई ये है। अगर मैं ऐसे ऐसे 90 डिग्री ट्राइंगल मान लूं, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली होगी 8 मीटर। और ये कितनी है? ये है 5 मीटर। तो 8 और 5 का रूट अगर हम लेंगे स्क्वायर करके, तो क्या ये आएगा? नहीं आएगा, ये 13 मीटर नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गया। एच और एक्स, ये है हमारा एच। ये ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है? ये 6 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 3 मीटर है। तो ओवरऑल कितनी है? 12 मीटर है। और ये 5 मीटर है। 144 और 25, 169 का रूट 13 होता है। यानी कि एक्स और एच के बीच की डिस्टेंस 13 मीटर है। ऑप्शन खत्म। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। आप बाकी ऑप्शन भी इसी तरीके से चेक कर सकते हो। आंसर क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर इसका एच एंड एक्स होगा। ठीक। क्वेश्चन 32 भाई साहब, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा भी है। मुझे भी इसका लॉजिक नहीं आता, मुझे भी नहीं आता लॉजिक, इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, मैंने बताऊं फिर लास्ट में क्या किया, सर काफी दिमाग लगाया मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, ये है 14, ये है 20। 20 - 14 क्या आता है? 6। 6 × 2 क्या होता है? 12। और 190 - 178 होता है 12। मतलब ये और ये आपस में रिलेट कर दिया ऐसे 12 से। ठीक है, तो अब मैं इसको देखूंगा इससे रिलेट होते हुए। ठीक है, तो 14 - 9 विच इज 5। 5 × 2 10। 178 - 10 विच इज इक्वल टू 168, और आंसर ये मार्क कर दिया था। ये कम से कम भी मैंने 6 मिनट सोचने के बाद ये घटिया सा लॉजिक इसमें लगाया था। ठीक है, क्योंकि एकदम गलत है एक्चुअली, ये लॉजिक का कोई सेंस नहीं। क्योंकि 178 और 14 का रिलेशन पूछा है भाई, 178 और 14 का, इस लॉजिक का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये फर्जी सा लॉजिक है, मुझे लगता भी नहीं है सही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब आएगा तभी देखना पड़ेगा कि 178 का 14 और 190 का 20 से क्या लेना देना है। हालांकि कई लोग इसका आंसर 168 ही बता रहे हैं। ठीक है, तो मेरा शायद तुक्का सही हो गया है। ठीक है, तुक्का या फर्जी लॉजिक, फर्जी लॉजिक वो सही हो गया है, जो भी मान लो। तो पर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन का वेट करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मतलब क्या लॉजिक लगाया उन्होंने। अगर ये फर्जी सा लॉजिक लगाया तो मैं तो नहीं मानता भाई इस लॉजिक को, कतई भी नहीं मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं हमेशा ले रहा हूं आजकल। तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स लेटर, MACL। तो MACL, तो MACL से आप, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, MACL, MALC, ये सब आप बनाते रहो। ठीक है, फिर A से बना लो, फिर C से बना लो, फिर L से बना लो। तो जब C से बनाओगे तो दो वर्ड बनेंगे, काम और CLAM। ये दो वर्ड बनेंगे। इसका आंसर मेरे हिसाब से तो दो होगा। मैंने 1 मार्क किया था क्योंकि मुझे क्लैम में कंफ्यूजन था कि होता है नहीं होता, लेकिन अभी मैंने गूगल किया है, क्लैम इज अ वर्ड। ठीक है, क्लैम एक वर्ड होता है, इसका कुछ फिश विश से कोई लेना देना मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसका आंसर टू होगा। ठीक है, दो वर्ड बनेंगे, काम और क्लैम। तो ये क्वेश्चन यार कुछ नहीं कर सकते, गलत हो गया तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब वो कैब नहीं आती तो नहीं आती, फिर क्या करें। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, क्योंकि कई लोग नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। रीजन बता दूं, तो जैसे आप ये देखो, हमेशा मैंने आपको क्या बोला है कि
7% है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो ऐसे बना दो। नेक्स्ट है कि दोनों स्टेटमेंट को इंडिविजुअली देखना है हमें, तो अब हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है पी इज ओनली शॉर्ट टू वन पर्सन, यानी कि पी सिर्फ एक बंदे से शॉर्ट है, सिर्फ एक बंदे से शॉर्ट है, यानी कि मतलब ये मैंने अरेंज किया है टॉलेस्ट और ये है सबसे लोएस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो पी सिर्फ एक बंदे से शॉर्ट है, तो वो सबसे टॉलेस्ट वाले से ही शॉर्ट होगा ऑब्वियसली। आर इज नॉट द टॉलेस्ट, आर यहाँ पे नहीं आएगा, हमें ये पता है। यू इज टॉलर टू वी, तो यू और वी का कॉम्बिनेशन जो भी होगा ऐसे होगा। यू इज टॉलर टू वी एंड टी, टी से भी टॉलर, ठीक है, बट नॉट एज मच एज पी कॉमा आर, ठीक है। यू इज टॉलर टू वी कॉमा टी बट नॉट एज मच एज पी आर, हमें नहीं पता अभी क्या बोल रहा है, ठीक है। टी इज ओनली टॉलर टू क्यू, टी जो है वो सिर्फ क्यू से टॉलर है। तो यू जो है यू इज टॉलर टू वी, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि आर जो है, आर की पोजीशन अब कहाँ आ सकती है, ठीक है। ये 7 जने हैं, टी क्यू और ये कितने हैं, 7 जने, ठीक है। तो एक तो है कि आर यहाँ आ जाए, ठीक है, आर यहाँ आ जाए, तो यू इज टॉलर टू वी कॉमा टी बट नॉट एज मच एज पी और आर, तो यू वी यहाँ आएगा, ठीक है। यू वी कहाँ आएगा, यू कॉमा वी कहाँ आएगा, यू फिर मतलब पी और आर से नहीं है ना, पी और आर से नहीं है, तो फिर यू यहाँ आएगा, वी यहाँ आएगा। तो पोजीशन यार इसकी फिक्स हो चुकी है। अगर मान लो मैं आर ये मान लूं, ठीक है, आर ये मान लूं, तो फिर ये हो ही नहीं सकता क्योंकि u इज टॉलर टू v कॉमा टी बट नॉट एज मच एज p और r। तो u v से कैसे टॉलर होगा, मतलब नीचे कोई आएगा ही नहीं, ठीक है, बात ही खत्म होगी। r ऊपर आ नहीं सकता, r इससे नीचे तो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर u कहाँ जाएगा। तो a की पोजीशन बनी r की, वो ये है, ये बनी, ठीक है। तो r जब ये बना तो u ये बना और v ये बना, ठीक है। बात ही खत्म हो गई कि हु अमंग इज जस्ट शॉर्ट टू यू विच इज v, ठीक है। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, सेकंड स्टेटमेंट से क्या बनता है, ठीक है। मैं वापस से इस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। एक मिनट, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब आर ऊपर नहीं आ सकता, आर यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि फिर यू जो है वो वी से टॉलर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो फिर यू वी से कैसे टॉलर होगा, ठीक है, क्योंकि वो पी और आर के बराबर नहीं है, ठीक है। ये एक कंफर्म है, तो मतलब यू जो है वो पी और आर से तो छोटा ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि एक बार सेकंड स्टेटमेंट से भी हम देख ले। वैसे तो इसमें आइदर वाला ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अगर आइदर वाला ऑप्शन होता तो हमें सेकंड स्टेटमेंट देखने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आप डायरेक्टली भी फर्स्ट स्टेटमेंट से कर सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं आपको पूरा कंसेप्ट ही बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो सेकंड वाले में क्या बोला है कि यू इज टॉलर टू वी, तो यू और वी का तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। वी कॉमा क्यू, ठीक है, वी कॉमा क्यू बट नॉट एज मच एज पी और आर, तो एज मच एज पी आर नहीं है, ठीक है। वी इज ओनली टॉलर टू 2%, वी जो है वो सिर्फ 2% से टॉलर है, ठीक है। पी सेकंड टॉलेस्ट इन द ग्रुप, पी सेकंड टॉलेस्ट इन द ग्रुप, ठीक है। तो अब आप कॉम्बिनेशन आप देखो कि यू यहां आ सकता है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि यू वी और फिर क्यू ऐसा आ जाए, तो आर कहीं भी आ सकता है, आर यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन तो ये है। तो इसमें क्या आ रहा है, वी आ रहा है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये कि यू यहाँ आ जाए, तो आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आर यहाँ आ जाएगा और क्यू जो है वो यहाँ भी आ सकता है, क्यू कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मतलब इसमें फिर यू से जस्ट शॉर्ट, यू से जस्ट शॉर्ट। पिछले वाले में वी आ रहा था, पिछले वाले केस में, इस वाले केस में तो हमें पता भी नहीं है कि कौन आएगा, ठीक है। तो इसमें हम कह ही नहीं सकते कि मतलब पी यू से जस्ट शॉर्ट कौन होगा, हम कह नहीं सकते। तो स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अब क्योंकि स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट से आंसर हो चुका है, तो आप डायरेक्टली भी ए ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमें चीजों को देखना होता है, मतलब स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी में कैसे चीजों को पढ़ना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39 कॉज इफेक्ट का है। तो इसमें यार कई लोग कंफ्यूज ये होंगे कि पहली बात तो क्या है, बैंक ऑफ रिवर एक्स वाज स्टराइल एंड द मैसिव फिश डेथ्स वर हैपेंड देयर, ठीक है। कोई रिवर है, रिवर एक्स है, वहां पे काफी सारी फिश की डेथ हुई है।
अच्छा, factory releases large amount of chemically contaminated water into X, which prompts the government to impose a ban on factory. अब आप ध्यान से सुनना, अगर आप सिर्फ यहां तक देखो ना, यहां तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्योंकि एक कोई फैक्ट्री है जो कि काफी कंटेमिनेटेड वाटर रिलीज कर रही है जिसका रीजन फिश की डेथ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सेकंड स्टेटमेंट इज अ कॉज और फर्स्ट जो है वो उसका इफेक्ट है। ये आपको, अगर आप सिर्फ यहां तक देखोगे ना, यहां तक, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यही गड़बड़ है। हुआ क्या है कि आपको इस स्टेटमेंट को पूरा देखो, पूरा में क्या बोला है कि विच प्रॉम्प्ट्स द गवर्नमेंट टू इम्पोज अ बैन ऑन द फैक्ट्री, ठीक है। तो बैन क्यों लगा होगा? क्योंकि जब मैसिव फिश डेथ हुई होगी, ठीक है, उसकी वजह से बैन लगा होगा, ठीक है। ये उन्होंने बस एक स्टेटमेंट ऐसे दिया है कि फैक्ट्री, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल रिलीज करती है जिसकी वजह से फिश की डेथ हुई, ऐसे, और जिसकी वजह से बैन लगा। तो एक्चुअली में जो हुआ है ना वो ये है कि क्या बोलो, फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट वो कॉज है। हुआ ऐसे कि फैक्ट्री रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकली कंटेमिनेटेड वाटर इनटू रिवर एक्स, जिसकी वजह से बैंक्स ऑफ रिवर वर स्टराइल एंड मैसिव फिश डेथ्स हैपेंड देयर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने फैक्ट्री पे बैन लगाया। तो एक्चुअली में हो क्या गया कि वन जो है वो कॉज हो गया और सेकंड उसका इफेक्ट हो गया। जब दोनों स्टेटमेंट को साथ में लिया तो समझ में आया है वाली चीज। तो एक्चुअली में अगर आप सिर्फ यहां तक देखोगे ना, रिवर एक्स तक, इस वाले पॉइंट तक, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सेकंड कॉज है और फर्स्ट इफेक्ट है, लेकिन आपको पूरा देखना है, पूरा देखना है। मतलब आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार यहाँ पे तो फर्स्ट इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट हुआ है, फिर इस इफेक्ट की वजह से ये इफेक्ट हुआ है, तो ऐसे कैसे चल रहा है। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन अगर करेंगे तो सेंस ये बनेगा कि बैन जो है, बैन वो सबसे लास्ट में हुआ है, सबसे लास्ट में हुआ है। तो एक्चुअली में इफेक्ट जो है ना वो ये बैन वाली चीज है, बैन वाली जो चीज है ना वो इफेक्ट है। तो फिर हुआ यही कि फर्स्ट जो है वो कॉज हो गया और टू उसका इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कई बार कंफ्यूज कर सकता है लोगों को, ठीक है। इसको समझाना भी इतना आसान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो क्योंकि इफेक्ट का इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट का इफेक्ट हो रहा है, तो इतना आसान नहीं होगा समझाना, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें कई लोग तो सिर्फ डिविजिबिलिटी वाला देख के इसे कर देंगे कि 280 से 9 डिविजिबल नहीं है, खत्म हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल लॉजिक इस क्वेश्चन का क्या है कि 210 और 7 कैसे रिलेटेड है? 7 इंटू 30, इसका मतलब क्या है? 7 इंटू 4 प्लस 2, मतलब कि अगर मैं इसको एन मानूं तो n इंटू 4 प्लस 2, तो 12 अगर आप देखोगे तो 12 इंटू 50 है ये। तो एन इंटू, मतलब कि 12 इंटू 4 प्लस 2, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। अगर आप यहां भी देखोगे, 10 इंटू 4 प्लस 2, ये हो रहा है। यहां पे ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि 9 इंटू 4 प्लस 2 कितना होना चाहिए था? वैसे में 38 इंटू 9 आना चाहिए था, यानी कि 9 3 27 और 340, इसका 342 आना चाहिए था, विच इज, जो कि नहीं है, ठीक है। तो ओरिजिनल लॉजिक ये है इस क्वेश्चन का, इन केस आप लोग जानना चाहते हो कि डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी वाला लॉजिक ज्यादातर केस में फेल करता है, इसलिए बताना जरूरी था, ठीक है। तो टूरिस्ट इज कोडेड एज दिस, तो ये वाला क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है। कई लोगों को शायद क्लिक ना करे, वैसे कर जाना चाहिए, अगर आप लिख के करोगे तो कर जाएगा, ठीक है। इसका ये 14, ये 14, तो ये मुझे कैसे याद है ये सारे? मुझे एक एक का रटा हुआ है कि n 14 होता है, x 24 होता है, m 23 होता है, ये आता है प्रैक्टिस से, ठीक है, प्रैक्टिस से आता है। तो इसमें लॉजिक ये है कि ये +1 है, ये -2 है, ये +3 है, ये -4 है, ये +5 है, ये -6 है, और ये +7 है। सिंपल सी बात। तो परफ्यूम का क्या होगा? पहले होगा +1 विच इज क्यू, फिर होगा -2 विच इज सी, फिर होगा +3 विच इज यू, फिर होगा -4 विच इज बी, फिर होगा +5 विच इज जेड, फिर होगा -6 विच इज जी, फिर होगा +7। तो यही वाला ऑप्शन मैच कर जाए। तो इन केस किसी को नहीं आया हो तो वो अब आ गया होगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इस वाले क्वेश्चन में कई लोग गलती करने वाले हैं। इसमें बोला क्या, स्टेटमेंट क्या? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्स, द डिसीजन बाय द कंपनी टू एंड वर्क फ्रॉम होम इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रैपिड रेजिग्नेशन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। यानी कि ये कंपनी है एक्स जिसने क्या किया, WFH एंड कर दिया, वर्क फ्रॉम होम एंड कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारी फीमेल एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया।
रिजाइन कर दिया, ओके, ये हमें बोला है स्टेटमेंट में। कंक्लूजन में क्या बोला है कि कंपनी एक्स विल स्टार्ट। भाई कंक्लूजन में विल कैसे आप लगा सकते हो? विल तो आना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन में, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये तो एक कोर्स ऑफ एक्शन हो गया कि कंपनी एक्स विल स्टार्ट अ पॉलिसी ऑन फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, ये तो एक कोर्स ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं हो सकता, ये कोर्स ऑफ एक्शन होता। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन है कि कंपनी एक्स फेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस एज मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज फीमेल। ना तो हमें लॉस के बारे में कुछ बोला है, ना हमें ये बताया कि मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी में फीमेल है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका वैसे कंक्लूजन क्या होगा? नाइदर वन नॉट। इसका आंसर नाइदर वन नॉट टू। ठीक, तो आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में कि यार ये क्या है, ताकि गलती ना करो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 45। तो 7 पर्सन है, मैंने हमेशा आपको बताया 7 देखते ही 1 2 3 4 5 6 7 अरेंज इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एन इज केप्ट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, तो एम अगर यहाँ है तो 1 2 3 4 5 एन यहाँ होगा। और है क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, पहली बात 1 2 3 4 5 6 7, अगर एम यहाँ है तो एन यहाँ होगा। दोनों केस हमें लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, आर इज कैप सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, हमें नहीं पता क्यू कहाँ है। एस इज कैप्ट एडजेसेंट टू आर, हमें नहीं पता। एम इज कैप्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एम जो है, एम वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है, तो ओ के सेकंड टू द लेफ्ट एम है, यहाँ पे ओ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब बोला कि आर इज कैप्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अच्छा, तो मैंने माना कि क्यू को यहाँ मान लेता हूँ, तो आर यहाँ आएगा और आर एस, तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगर मैं क्यू को यहाँ मानता तो आर आ ही नहीं पाता, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट आर है। क्यू को यहां मानता तो आर यहां आता, तो ये वाली कंडीशन क्यों फेल हो रही है? मुद्दा है कि एस इज केप्ट एडजेसेंट टू आर, तो यहाँ पे एस को एडजेसेंट टू आर करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। यानी कि सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, विच इज दिस, विच इज क्यू यहाँ पे आएगा, आर यहाँ पे आएगा और फिर एस यहाँ पे आएगा, तो पी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इससे आंसर कितना आ रहा है हमारा? इक्विपमेंट एन के 4 टू द लेफ्ट में है पी, तो ये आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाली केस में देख लेते हैं, मतलब अगर फर्स्ट से आंसर आ रहा है यानी कि सेकंड पूरी तरीके से फेल हो रहा होगा, तो देख लेते हैं एक बार। आर इज केप्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, अगर क्यू को यहां रखूं तो आर तो हो ही नहीं सकता सेकंड, क्यू को यहां रखूं तो आर यहां आ जाएगा, लेकिन एस फिर इसके एडजेसेंट नहीं आएगा, तो क्यू यहां भी नहीं आ सकता। क्यू को अगर यहां रखूं तो आर यहां आएगा, तो एस अगेन एडजेसेंट नहीं आएगा, तो सेकंड वाली कंडीशन तो पूरी तरीके से फेल हो रही है। फर्स्ट वाले से एकदम फिक्स बैठ रहा है, और फिर उससे हमारा आंसर 4 टू द लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ होगा। उसका रीजन ये है, या तो इसमें उन्होंने बोथ किया होगा या नाइदर किया होगा। ठीक है, मैंने किया था ओनली वन। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम क्रिटिकली इल। ठीक है, काफी लोग बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने एक्सपायर्ड जंक फूड खा लिया, एक्सपायर्ड जंक फूड जो कि एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट से बना था फ्रॉम ए लोकल स्ट्रीट शॉप। ठीक है, तो कोर्स ऑफ एक्शन है कि ओनर ऑफ द शॉप शॉप शुड इमीडिएटली बी अरेस्टेड एंड ट्राइड फॉर क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि अगर अब पकड़ में आ ही गया तो अरेस्ट करना ही चाहिए और उस पे केस तो ठोकना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है कि गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली क्लोज डाउन ऑल द शॉप्स। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, ये बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। ठीक है, कि सारी शॉप्स को आप क्लोज ही कर दो। इससे अच्छा है कि उनके एक्सपायर्ड माल को निकाल दो। ठीक है, उनको एक वार्निंग दे दो और उनके एक्सपायर्ड माल को निकाल दो। ठीक है, तो सेकंड वाला तो मेरे को लगता नहीं कि सही होना चाहिए। लेकिन इसमें फर्स्ट वाले में भी है ना, एक अरेस्टेड वाला जो है वो एकदम एक्सट्रीम एक्शन हो गया है। ठीक है, एक्सट्रीम एक्शन हो गया है। शायद इस वजह से ये भी आंसर, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, तो नाइदर वन और नॉट टू होना चाहिए। पर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे को लगता है कि ओले बोर्ड वालों ने नाइदर वन नॉट टू दिया होगा कि ये दोनों एक्सट्रीम एक्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली वन इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये इतना भी एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है यार, आप एक्सपायर्ड जंक फूड खिला रहे हो लोगों को, ठीक है, उसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं, तो आप अरेस्ट तो हो गए ही ना। मतलब हमेशा यही तो होता है, हम सुनते भी हैं यार न्यूज़पेपर वगैरह में कि अरेस्ट हो गए। ये हो सकता है कि ओले बोर्ड वालों ने ये दिया हो कि बोथ वन एंड टू, तो मुझे लगता है कि ये भी गलत है, क्योंकि सेकंड वाला तो एकदम ही एक्सट्रीम हो गया कि सारी शॉप्स को ही क्लोज कर दो। ठीक है, ये कभी होते हुए आपने देखा नहीं होगा। ठीक है, एक शॉप अगर पकड़ी गई तो दूसरी शॉप में सारी शॉप से क्लोज करवा दी गई हो। ठीक है, जिसमें भी एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स हुए, मैंने कभी होते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन कभी हुआ भी नहीं है, तो मुझे लगता भी नहीं है कि ऐसा कभी होता है कि सारी शॉप्स क्लोज करा दो, बाकियों को वार्निंग दे दो कि भाई
मतलब आप क्या करो, क्योंकि बाकियों की वजह से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, इसमें हो सकता है कि और भी कुछ हुआ हो। मतलब सिर्फ एक्सपायरी की वजह से कुछ जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी इंग्रेडिएंट्स की वजह से कुछ हुआ, हो सकता है कि उसमें कुछ और भी मिलावट हो, कोई और तरह की मिलावट हो, ठीक है। तो मतलब ये चीज थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ओनली वन इसका आंसर होना चाहिए था। बाकी देखो, बाकी मतलब यही है कि ये क्वेश्चन सोचने सोचने पर है, ठीक है, कौन किस तरीके से परसीव करता है। नेक्स्ट है ये वाला। तो इसमें क्या बोला है कि चार्ल्स है, वो फादर इन लॉ है लियो का। हमें नहीं पता कि चार्ल्स का बेटा बेटी कौन है, लेकिन लियो यहाँ पे आएगा, और चार्ल्स एक फादर है, तो वो मेल है, ठीक है। लियो इज ब्रदर इन लॉ ऑफ पाम, ओके, कोई बात नहीं। मार्क इज द फादर ऑफ पाम, अच्छा, हम यहां से एक बार मार्क को बनाते हैं फादर। मार्क इज फादर ऑफ पाम, पाम का फादर है। रोज इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मार्क, यानी कि रोज जो है, रोज वो एक डॉटर इन लॉ है, तो फिर पाम जो है वो मेल हो गया, ठीक है। रोज इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मार्क एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ लीजा। तो रोज जो है वो सिस्टर इन लॉ है लीजा की। रोज इज द डॉटर इन लॉ ऑफ मार्क और सिस्टर इन लॉ ऑफ लीजा, तो मतलब कि ऐसा होगा, ये पाम है, ये होगी फिर रोज, पाम की कोई सिस्टर होगी विच इज लीजा। यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि रोज इज द डॉटर इन सिस्टर इन लॉ ऑफ लीजा, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि लियो एक मेल हो गया, ठीक है। तो अब हमें पूछा कि हाउ इज लीजा रिलेटेड टू लियो विच इज वाइफ, तो बात खत्म, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं था। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं जैसे पहली बार में अगर आप पाम और रोज को इधर मार्क करो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है। तो फिर आप पाम और रोज को इधर लोगे, और पाम की बहन को अगर लीजा बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है, ठीक है। इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया था, और कुछ नहीं था, और कोई इंटेंशन नहीं था इस क्वेश्चन को लेने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, सिलोजिज्म का। ये भी मैंने जानबूझ के लिया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है, मेरा भी गलत हुआ होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा, वो बताऊंगा। ये है कि सम मटीरियल इज फैब्रिक ओनली अ फ्यू फैब्रिक इज टेक्सटाइल। अब इसको परसीव करने के बहुत तरीके हैं यार, इस स्टेटमेंट को परसीव करने का तरीका क्या है, मतलब तरह तरह से परसीव किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है। आदमी ये सोच सकता है कि सिर्फ कुछ ही फैब्रिक है, कुछ फैब्रिक है, और सिर्फ वो कुछ ही फैब्रिक है जो टेक्सटाइल है, मतलब टेक्सटाइल और कुछ हो ही नहीं सकता। आदमी ऐसे भी परसीव कर सकता है इस क्वेश्चन को कि ओनली अ फ्यू फैब्रिक, यानी कि कुछ फैब्रिक ही है जो टेक्सटाइल है, ठीक है। और दूसरा तरीका परसीव करने का है कि सिर्फ कुछ फैब्रिक है जो टेक्सटाइल है, मतलब टेक्सटाइल कुछ और भी चीजें हो सकती है, लेकिन फैब्रिक में तो सिर्फ कुछ ही फैब्रिक है जो टेक्सटाइल है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं इस क्वेश्चन को परसीव करने के। मुझे ऐसा लगता है कि आप सेकंड वाला परसीव करोगे तो ज्यादा सही रहोगे। सेकंड वाला परसीव करने का मतलब है कि ओनली अ फ्यू फैब्रिक, यानी कि कुछ ही फैब्रिक है जो टेक्सटाइल है, यानी कि पूरा फैब्रिक टेक्सटाइल नहीं हो सकता, ठीक है। सम मटेरियल बीइंग टेक्सटाइल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल हाँ, ये एक सही हो जाएगा अगर हम इस तरीके से लेना कि कुछ ही फैब्रिक है जो टेक्सटाइल है, मतलब फैब्रिक में से जो कुछ ही पार्ट है ना वो टेक्सटाइल, अगर इस तरीके से ले तो फर्स्ट कंक्लूजन इज टू सम फैब्रिक इज टेक्सटाइल, ये तो सही होगा क्योंकि कुछ फैब्रिक तो है ही। और नो टेक्सटाइल इज मटेरियल, ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में 1 और 2 फॉलो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाला लेते हो ना, पहले वाला जो मैंने बताया कि सिर्फ कुछ फैब्रिक ही टेक्सटाइल है, सिर्फ कुछ फैब्रिक ही टेक्सटाइल है, बाकी कुछ टेक्सटाइल है ही नहीं, तो फिर उस केस में सेकंड और थ्री सही हो जाएंगे और फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो एक कंफ्यूजन में क्रिएट होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सेकंड वाला अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मेरा ये शायद गलत हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली गलत हुआ है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वाली अप्रोच को फॉलो किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेकंड वाली अप्रोच को फॉलो करोगे तो आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है। पर ये परसीव करने पर है क्वेश्चन कि यार कैसे आदमी देखता है, बड़ा एम्बिगुअस है ये मामला, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ही हो सकता है। जैसे पी क्यू आर एस टी, तो टी तो आएगा ही, 6 12 18 20 23 30 आएगा, ठीक है। इसके बाद ये यहां से फ्लिप हो गया, ठीक है, फिर अगेन ये फ्लिप हो गया, फिर वापस से ये फ्लिप हो गया, तो ये वापस से फ्लिप होगा, तो यहाँ पे स्टार आएगा और यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। सॉरी, वापस से फ्लिप होगा तो यहाँ पे स्टार आएगा, ठीक है। तो फिर ये ऑप्शन तो गए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गए, तो अब फर्स्ट और सेकंड ही बचे। अब कंफ्यूजन ये है कि ये
देखो ये डॉलर तो यहीं आ रहा है, ठीक है, डॉलर तो यहीं आ रहा है। अब कंफ्यूजन ये हो सकता है कि प्लस का लॉजिक क्या है। तो प्लस पहले तो यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद एक छोड़ के यहाँ गया, उसके बाद एक दो छोड़ के यहाँ गया। तो होना ये चाहिए था कि अब एक दो तीन छोड़ के वो यहाँ आना चाहिए था। पर अब कुछ और ही इसमें लॉजिक फॉलो हुआ है, वो मुझे भी समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से फिर मैंने इसका क्लोजेस्ट आंसर ये कर दिया कि यार यही वाला होगा, ये इतना प्लस यहाँ तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो यही वाला होगा कि वापस हो सकता है कि वापस से रिपीट, मतलब उसके बाद सिर्फ एक ही छोड़ रहा हो, फिर वापस दो छोड़े, फिर वापस एक ही छोड़े, फिर वापस दो छोड़े, तो रिपीट कर रहा हो, ठीक है। तो इसलिए सेकंड मैंने इसका आंसर मार्क किया था, पर ये थोड़ा एम्बिगुअस है कि इसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे सारे सॉल्यूशंस ओवर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, खासकर रीजनिंग की। रीजनिंग में हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक हो सकती है, जहां पे आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग का भी आपको कुछ पार्ट समझ में आएगा, क्रिटिकल रीजनिंग किस तरीके से मैं सोच के कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। तो आई होप थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होगी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।